मेरे पास ये इतनी चिटें जमा हैं कि 5 मिनट और 10 मिनट हैं, ख़त्म कीजिए। वो मैंने सब अपने पास सहेज के रखे हुए हैं और लगभग उनका एक म्यूज़ियम जल्दी मेरा ख्याल है वो मैं बना सकूंगा कि इतनी ये मेरे पास हैं। तो मैंने कहा कि इसको टाइम पे आने दिया जाए, पहले ही मैं उससे डरा ना रहूं। बहरहाल गुरु ग्रंथ साहब की निर्मिति का जो इतिहास है वो एक लिहाज से तो बड़ा तकनीकी किस्म का विषय हो सकता है। कब बाणियाँ आईं, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर उनको पहले रखा गया, बाद में उनके अंदर संशोधन कैसे किए जाते रहे, कौन निकाले गए, कौन डाले गए, और ये प्रोसेस भी लंबा चलता रहा। और वो बात की जा सकती है, उसको मैं बीच बीच में कहीं पे लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब याद ग्रंथ ने उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इस लिपि को ही क्यों खड़ा किया गया। तो एक तो हमारे पास देखने का तरीका है कि एक कॉन्टिन्यूटी है, हमारे पास ऐसे ग्रंथ हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी में एक नया ग्रंथ है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल हर नया ग्रंथ लेके आता है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर उसमें सब कुछ पहले वाला ही है, अगर वही कंटिन्यू हो रहा है, तब उसका अनुवाद किया जा सकता था। बहुत सारी मुश्किल भाषाओं के जिस तरह से हम अपनी लोक भाषाओं में अनुवाद करते हैं, इसका भी हो सकता था, इस किस्म की एक कलेक्शंस हो सकती थी। तो उस एक चीज़ को ख्याल में रखते हुए कि अपनी परंपरा की फॉर्म कैसे ली जा रही है, लेकिन उसके अंदर का संस्कार किस तरह से एक किस्म के क्रांतिकारी, मैं शब्द को बड़े पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन उसके बॉडी में भी किया जा रहा है, संचारित हो रहा है। ये दोनों प्रोसेसेस को साथ में देखने की जरूरत है। ये ना परंपरा से टूटा हुआ ही है, ना ही ये उसका सीधा अनुकरण है, उसके साथ एक बहुत गहरा आंतरिक आलोचना है, उसकी समीक्षा है, और उसके अंदर में से क्या रखा गया है, किस हद तक रखा गया है, क्या छोड़ा गया है, क्या कह के छोड़ा गया है, और जो नई किस्म के लोग सोच रहे थे सारे भारत में अलग अलग इसके क्षेत्रों में, उनके साथ संवाद की एक मर्यादा या उसका फ्रेमवर्क कैसे खड़ा किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब हमें इस तरफ सोचने की कुछ बुनियादी हालात हमारे सामने, या वो एक परिस्थितियों को वो हम हमारे सामने लाने का एक साक्ष्य भी है। ये उस लिहाज से एक ग्रंथ है जो कॉन्स्टेंटली, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई जड़ ग्रंथ नहीं है। इसकी व्याख्या को लेके जो अलग अलग व्याख्या प्रणालियां हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट में भी हैं, उनका एक किस किस्म का समाज के अंदर वैचारिक और विचारधारक आपस के अंदर उनका एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। और यह कॉन्टेस्ट सिर्फ कोई अमूर्त ख्यालों का या विचारों का ही नहीं है, बल्कि उन ख्यालों और विचारों के साथ जुड़े हुए सामाजिक जो सवाल हैं, जो संरचनाएं हैं, जो समाज के अंदर की निर्मितियां हैं, उनकी भी हमें इसके अंदर एक टकराहट का एक आभास या भान होता है। ये सारी एक पृष्ठभूमि के अंदर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की धरती को नमस्कार करता हूँ, इसलिए कि ये महाकवि कालिदास की धरती है और उनका जो सारे भारत के साहित्य के ऊपर जो उनका असर है, जो उनकी धारा है, वो भी उतनी ही बलवान है। और उसने भी भक्ति परंपरा को एक अलग ढंग से, प्रेम की जो अनुभूति को उन्होंने जिस तरह से उसका इतना सूक्ष्म एक हमारे सामने जो एक दृश्य खड़ा किया है, उसके लिए महाकवि कालिदास को नमन है। ये मुक्तिबोध की धरती है जिनका बहुत असर है हमारे ऊपर, और आधुनिक भारतीय साहित्य के ऊपर जो मुक्तिबोध का असर है। और यहाँ पे मैं ये भी याद करता चलूँ कि ये निर्गुण भक्ति काव्य के ऊपर उनका एक लाजवाब राजनैतिक जो उनका एक आलेख है, इसको समझने के लिए जिसके अंदर वो कुछ बुनियादी टाइपोलॉजीज खड़ी करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण पीस है। और वो लगातार जिस तरह से वो विद्यार्थी भी थे इतिहास के, तो
उनको मैं याद करता हूँ। हरिशंकर परसाई जी हम लोगों के सबके बहुत हम लोग उनको इतना मानते हैं और उनका जो एक असर रखते हैं। और मैं ज्ञान रंजन जी को भी याद करता हूँ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पहल जैसे एक बड़े साहित्यिक दस्तावेज़ की भी भूमि है। और उसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ITM यूनिवर्सिटी के फाउंडर रमाशंकर सिंह जी, वाइस चांसलर योगेश अग्रवाल जी, प्रोफेसर मीनाक्षी मजूमदार जी, मेरे दोस्त अरुण त्रिपाठी जी, संजय जोथे जी, और जो मेरे आज के जो को स्पीकर्स हैं डॉक्टर जगवीर सिंह। बहुत लंबे समय से इनकी संगत में हम रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा हम लोग एक दूसरे को रगड़ते भी रहते हैं, मांझते संवारते भी रहते हैं। और प्रोफेसर माधव हाड़ा, जिनकी किताबों को तो पढ़ा ही है, लेकिन पिछले 2 दिन से इनकी जो संगत यहाँ पे हुई है, और कल प्रोफेसर जगबीर सिंह के साथ भी, वो भी एक यादगार है। और तीसरा जो मेरे लिए थोड़ा एक बहुत सुखद आश्चर्य है, थोड़ा नहीं बहुत, कि ये सभा आज की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में हो रही है। मैं उनको और बहुत सारी बातों से, उनके चिंतन से, किताबों से तो उनको मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए पंजाब उनको याद रखेगा। भूल ना जाएं तो मैं इतिहास का वो वाक़या यहाँ पे रख दूँ कि जब पंजाब के वामपंथी विद्यार्थियों की जथेबंदी पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना हुई, तो फाउंडिंग के लिए उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चंडीगढ़ में बुलाया था। उनका भाषण था जो कि पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन जैसे इस एक महान संगठन को, जिसने कि एक तरह से एक वैचारिक ऊर्जा भी दी। और इसलिए भी ये यादगार है कि मेरे माता जी उस सभा में मौजूद थे। वो पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स में वो भी थे। तो एक मेरा लोहिया जी को नमस्कार है। और आज की ये जो मेरी जो बात है, और जो गुरु ग्रंथ साहब की एक बात है, तो उसके ऊपर राम मनोहर लोहिया जी का ये कथन, ये बार बार मुझे बचा लेता है जब थोड़ा मामला गड़बड़ाने लगता है। मुझे कई बार अपने आप में ऐसा लगता है। उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज शॉर्ट टर्म रिलीजन। मैं समझता हूं कि अगर हमें निर्गुण भक्ति मूवमेंट या भक्ति मूवमेंट की डायलेक्टिक को भारतीय समाज के अंदर अगर हमें देखना है, तो हमें इसे एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की सेंस में, एक लॉन्ग टर्म कल्चरल आइडियोलॉजिकल बैटल की सेंस में, और उस फॉर्मेशन के जो उसने लकीर खींची, जो एक लड़ाई का एक जो मैदान तैयार किया, जो अखाड़ा बना, उसके दोनों तरफ का जो एक संघर्ष है, उसकी एक वैचारिक और सांस्कृतिक और विचारधारक जो निर्मिति है। तो लोहिया जी का ये कथन बार बार हमें एक किस्म का एक मॉरल कॉम्पस की तरह मदद ये देगा। मैं इसको भी अपने साथ में रखता हूँ। और मैं आज याद करता हूँ प्रोफेसर KN पणिकर जी का नाम लिया। प्रोफेसर माधव हाड़ा ने, वो मेरे अध्यापक थे, और MA हिस्ट्री के दौरान उनसे हमने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ इन 19th सेंचुरी इंडिया उन्हीं से पढ़ा, जिसकी तरफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ की तरफ मेरा अपना ध्यान ज़्यादा हुआ। और आज की ये अपनी बातचीत मैं उनकी स्मृति में उनको आप सबके साथ समर्पित करना चाहता हूं कि आज वो जो भी हैं, आज उनका विद्यार्थी यहाँ पे अपने इम्तिहान में है, वो जहाँ भी हों मेरे ऊपर अपनी मेहरबान नज़र बनाए रखें। ये एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना के बाद एक चीज़ जो मुझे दोनों वक्ताओं की संबोधन में जो करती रही, और जो मुझे भी है कि विषय बहुत बड़ा है, सामान भी बड़ा है बोलने को, और हर वक्ता ये कह रहा है कि बातें बहुत हैं लेकिन समय कम है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक कांस्टेंट एडिटिंग भी करता रहूँगा अपनी, और कहीं कहीं पे कोई बात समझाने के लिए शायद मुझे उसको थोड़ा खींचना पड़े। आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, और कोशिश करते हैं कि कुछ मुश्किल चीज़ों को हम ज़रा आपस में शुरू कर सकें। एक तो अगर गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को आप यूँ मानिए कि ये सिख आंदोलन का एक वैचारिक दस्तावेज है, उसकी वैचारिकी है ये। अब सिख आंदोलन क्या है,
क्या ये सिर्फ कोई सिखों के घरों में जन्म लेने वालों का कोई मामला है? ये सिखों की तो समझ नहीं है, ये कम से कम सिखी की समझ नहीं है। और उसमें ये तो अगर गुरु नानक ने एक जो बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी कि सच्चा हिंदू कौन है, तो सिर्फ हिंदू नहीं, सच्चा हिंदू कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, सच्चा जोगी कौन है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत होइए कि भाई ये बात गलत है कि आप हिंदू मुसलमान या जोगी या कुछ और हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो भी हैं उसके अंदर निभ के दिखाइए, उसके अंदर एक सच्चा हिंदू होने का कोई प्रमाण दीजिए। कल जैसे बात थी कि अगर जनेऊ है तो गुरु नानक उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके संस्कार को बदल दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, वो ये कह रहे हैं कि मैं जनेऊ वो पहनूंगा जो जिसके जो दया और मेहर और संतोष और इसके बना हुआ अगर जनेऊ हो तो वो मैं पहनने को तैयार हूं। ये मैं दूसरा नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसी नमाज है जिसके अंदर मेहरबान होना है, जिसके अंदर सच्चे रहना है, तो मैं वैसा मुसलमान होने को तैयार हूं, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। और अगर कोई सच्चा जोगी है जो कि शब्द को कैसे वो साधता है, वो अपनी साधना पद्धति में और क्या करता है, उसके अंदर वो लोगों के नजदीक कैसे है, तो मैं फिर सच्चा जोगी होने में फिर मैं जोगी भी हूं, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। इस बात को, इस मेथड को ये समझिए आप कि ये कॉन्स्टेंटली ऐसे कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि गुरु नानक ये नहीं कह रहे हैं कि सब आप इन चीजों को छोड़ छाड़ के किसी एक फॉर्म में आ जाइए, कतई नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे सच हैं, लेकिन इनके अंदर हमें एक संबंध कैसे बने। एक दूसरे से मन मुटाव करके रहने का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को कोई दुश्मन समझने वाली बात नहीं है। आपके अंदर जुड़ाव के धागे कौन कौन से हैं, वो विधि कौन सी है जिसके चलते कि हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अद्वैत को, नॉन डुअलिज्म को रियलाइज कर सके एज अ सोशल आइडियल, एज समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड, जो कि हमारे समाज के अंदर एक ठोस पब्लिक गुड बन सके। गुरु नानक यहां तक आते आते, मतलब उसकी एक मिसाल बड़ी प्रैक्टिकल है कि भाई मर्दाना उनके सबसे पहले सिख थे। सारी उम्र उनके साथ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने गुरबाणी को समझा, उनके साथ उन जगहों पे थे, उन स्पेसेस में थे, हर दूर नजदीक के सफर में पहाड़ों, जंगलों, नदियों, रेगिस्तानों, समुद्र में जहां पे भी थे, भाई मर्दाना और गुरु नानक साथ में थे। भाई मर्दाना का भी एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, मिरासी थे वो। लेकिन गुरु नानक ने उनको तो कन्वर्ट नहीं किया, सिख नहीं बनाया। जब उनकी मृत्यु हुई तीसरी उदासी से लौटते समय, आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पे उनकी मृत्यु हुई, तो गुरु नानक साहब ने उनको वहीं पे कब्र में दफन उनको वहीं पे किया और साथ में उनकी रबाब भी उनके साथ दफन की। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी उनकी संगत में रहा 20, 25, 30 साल, उसको तो उन्होंने मुसलमान से सिख नहीं किया, उसको तो बाकायदा इस्लामिक जो उनका रीति रिवाज है वैसे ही दफन किया, और वो सिख भी हैं। हम उनको भाई लगा देते हैं तो वो सिख हो जाते हैं। इस विधि को हमें समझने की जरूरत है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इन एग्जाम्पल्स में से आपको बार बार दिखाई दे जाएगा, हर जगह पे यही रहेगा। दूसरा जो उन्होंने काम किया कि समाज के अंदर, और डॉक्टर लोहिया इस बात को अलग ढंग से कहते हैं जब वो शंकर के द्वैत की बात करते हैं कि वहाँ से हिंदू माइंड में एक किस्म का गड़बड़ी आना शुरू हो गई, जहाँ से हमने के परलोक और इहलोक का, और ये एक किस्म की द्वैत के साथ जब हम लोग आ गए और माइंड बॉडी के अंदर जब ये एक फासला खड़ा हुआ, अगर मैं उसको सही कह पा रहा हूँ तो गुरु नानक के समय, और सोशोलॉजिस्ट हैं रिलीजन के, बहुत ही क्रिएटिव जो सोशोलॉजिस्ट हुए उनमें से हैं रॉबर्ट बेला। रॉबर्ट बेला ने इस दौर को सोशोलॉजिकली सारी दुनिया में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने इसको स्टडी किया कि इस दौर की जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस हैं, सोशल साइंसेस इसके अलावा और कुछ नहीं होती है, स्ट्रक्चर और प्रोसेस का हम लोग किस तरह से
सामंजस्य उसमें कैसे बिठाएं, उसमें से अपनी समझ का निर्माण कैसे करें, इसको समझें, कितनी बारीकी से इसको समझें। मैं इसका और भी थोड़ा करूंगा जिक्र कि ये दौर यूनान में, इजराइल में, चीन और भारत में एक जैसे स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के साथ जूझ रहा है। ग्रीस, इजराइल, चाइना, इंडिया, इसमें इसकी जो डिस्टिंक्शन है इस फेज की, मिडीवल फेज की, कि ये अपने से पहले का, जिसको हम एंशिएंट या लेट एंशिएंट या क्लासिकल पीरियड कहते हैं, उसके दौर से रिलीजन इस दौर में अलग ढंग से पुनर्संगठित हुआ है इन सब खित्तों में। और ये आधुनिक दौर जो है उसका जो धार्मिक जगत है ये उससे भी फर्क है। तो ये तीन बिल्कुल अलग, तीन डिस्टिंक्टिव रिलीजियस फेजेस हैं। इनको एक ही बात को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ हम इतने सीधे सीधे वो नहीं खींच सकते हैं, एक लिहाज से उनके अंदर कनेक्शंस नहीं बनते हैं। अगर बनाने हो तो इन तीन फेज की जो अपनी निर्मित है उसको हमें थोड़ा ख्याल में रखना होगा। तो ये द्वैतवाद जो था ये हिंदुस्तान में सन्यासी और ब्राह्मण और राजा की इकाइयों में से हमें दिखाई देता था। इट वॉज मैनिफेस्टेड थ्रू दीज, कि राजा है, ब्राह्मण है, और लोगों का जो एक प्रतिनिधि है उसके अंदर, जेपीएस ओबरॉय उसको सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि कहते हैं, वो सन्यासी है जो इन दोनों से एक फासले पे चल रहा है। और ये इस्लाम के अंदर भी हमें ऐसे ही दिखाई देता है, ये हिंदुइज्म के अंदर अगर दिखाई देता है, राजा, ब्राह्मण और सन्यासी की तीन इकाइयां हैं, तो इस्लाम के अंदर हमें क्या दिखाई देती हैं? बादशाह है या हुकूमत है, फिर शरीयत है जो काजी है, और उनके खिलाफ कौन है? तरीकत या सूफी है। इन तीनों के डोमेन अलग अलग बनाए गए, इन तीनों को अलग अलग संग से समझा गया कि सूफियों का कोई रियासत के साथ, हुकूमत के साथ मेल नहीं होगा, और ये इस किस्म से एक चलता रहेगा। तो गुरु नानक इसके अंदर जो काम करते हैं वो ये है कि वो इन तीनों इकाइयों की जो अपनी अपनी डिस्टिंक्शन है उसको वो समझते भी हैं, उसको वो रद्द नहीं करते हैं कि ये हैं, लेकिन अब ये होना चाहिए कि इनको अलग अलग देखने की बजाय क्या कोई ऐसे निर्मिति हो सकती है ख्यालों में, विचारों में, जिसमें कि इन तीनों को एक साथ साधा जा सके। और यहीं पे जो आप प्रोफेसर माधव हाड़ा ने जो बात कही कि संस्था निर्माण का एक हमें दिखाई देना शुरू होता है कि संस्थाएं क्यों बनाई जा रही हैं, जबकि बाकी जो भक्त हुए उन्होंने कोई इस किस्म की बहुत तैयारी से दूर तक सोच के संस्था निर्माण उन्होंने खुद नहीं किया। यहां पे ये क्यों होता है और वो किस तरह से बांधा जाता है, ये हमें गुरु नानक का जो कंट्रीब्यूशन है, गुरु नानक की जो डिस्टिंक्शन है, ये हमें उसकी तरफ लेके जाता है। मैं अभी आपको सिर्फ यहीं पे छोड़ता हूं क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, कि इसको एक ही मोर्चे के ऊपर बांधने से पंजाब के अंदर कम से कम एक वैचारिक और गुणात्मक तब्दीली की शुरुआत की फाउंडेशंस वहाँ पे रखी जानी शुरू होती हैं। ये आगे जाके पंजाब के इतिहास और समाज को बाकी हिंदुस्तान के बरक्स कहाँ पे लेके जाता है कि एक संवाद जो है फिर वो आगे कैसे बढ़ता है। मैं इसके बारे में एक गुरु नानक के बारे में दो एक बातें कह के फिर मैं ये आऊँगा ज़रा कि बाकी हिंदुस्तान के साथ इसका संबंध कैसे जुड़ा। तो गुरु नानक का जो दौर है वो उसकी हमें इस सवाल में ये देखना चाहिए कि उस दौर की ऐतिहासिक संभावनाएं थी क्या, क्या हो सकती थी। एक तो राजनीतिक तौर पे लोधी जो दिल्ली सल्तनत का जो लोधी बादशाहों का जो हुकूमत थी वो भयानक करप्ट थी, बहुत उसके अंदर लूटपाट और बदअमनी का और करप्शन का, और गुरु नानक साहब की बाणी भरी हुई है उस स्टेट की इन चीज़ों को गिनाते हुए। और यहाँ से एक और बात का भी पता चलता है कि सारे भक्ति संतों में, निर्गुण भक्ति संतों में भी जिस एक संत ने सबसे ज़्यादा राजनीति के ऊपर लिखा है वो गुरु नानक है, मात्रात्मक तौर पे, एक बात। और दूसरा कि यही एकमात्र हैं जिन्होंने खेती बाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा है।
ये दो बातें कि एक श्रम के साथ जुड़ी हुई जो है, लेबर के साथ जुड़ा हुआ जो उनका एक तो ओवरऑल उसके अंदर लेबर की जो महानता है, श्रमिक होने की या श्रम के साथ खड़े होने की, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि वो भारतीय आधुनिकता के लिए हमें कौन से आधार प्रदान करती है। लेकिन वो एक तरफ लोधी साम्राज्य गिर रहा है, पतनशील है, दूसरी तरफ बाबर 1525-26 के आसपास हिंदुस्तान के ऊपर वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक साम्राज्य का पतन हो रहा है वो, लेकिन पूरी तरह से गिरा नहीं है। एक नया साम्राज्य ने उदय होना है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। एक गजब की सोशल, इंटेलेक्चुअल, एथिकल, मॉरल, पॉलिटिकल फ्लक्स और ट्रांजिशन का ये दौर है, जिसमें कि पुरानी जो समझदारियां थीं, समाज का जो पुराना नक्शा चल रहा था, उसके अंदर की जो राजा श्रेणी और जो सामाजिक एक व्यवस्था का एक पूरे का पूरा जो उसको लेजिटिमाइजिंग आइडियोलॉजीज जो उनकी थीं, वो बुरी तरह से अब अक्षम पड़ रही थी कि वो नए दौर को कैसे बता सकें। तो गुरु नानक की वाणी इस दौर में अपने आप को खड़ा करती है, यहां पे वो अपना आकार ग्रहण करती है। और इस सारे दौर में जबकि ये जंग का और भयानक लश्करों का दौर है, तो गुरु नानक कोई फौज नहीं खड़ी कर रहे हैं, वो कोई इस तरह से नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि वैचारिक एक तैयारी के लिए एक मोर्चा बांधने की एक कवायद में वो जुटते हैं। और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो आर्थिकता का सवाल है उस दौर का, उसमें यह है कि जागीरदारी सिस्टम जो है, जो दिल्ली सल्तनत के समय शुरू हो गया था लेकिन अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, अब वो जरा पैर जमाते जा रहा था। एक नई किस्म की सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रही थी। दूसरा जो काम हो रहा था कि शहर बस रहे थे, उनका आकार बड़ा हो रहा था, और वहाँ पे हम जब शहरों की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक पेटी प्रोडक्शन जो हो रही थी, उसके अंदर गिल्ड बन रहे थे और कारीगरों की और दस्तकारों की हमें वहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर हाजिरी मिलनी शुरू होती है। और इसीलिए आप ये देखिएगा कि लाहौर में 1500 के करीब हथकरघे हैं, चरखे वहाँ पे बाकायदा मर्चेंट कैपिटल के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। आप पाइएगा कि बनारस जैसा बड़ा शहर के अंदर कबीर हमें क्यों मिलते हैं, जुलाहे वहाँ पे इतने हैं, रविदास वहाँ पे क्यों हैं। और जब ये लोग शहरों में आ रहे हैं, नए एक किस्म के श्रम के अंदर वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो वो उनके पास अगर ये बड़ी क्लासिकल भाषाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो उनका अनुभव और चेतना है वो उनकी एक हर रोज की बोली में से एक नया अपने लिए आधार या विचार खड़ा कर रहा है। तो ये लोक बोलियों के भी एक लिहाज से खड़े होने का और साहित्यिक बोलियों बनने का, वैचार को वहन करने की एक ताकत खड़ा करने का भी दौर है। और ये इस किस्म की एक अर्बन क्लास जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो इस किस्म की लेबरिंग में है, ये वहां से भी आ रहा है। तीसरा जो धर्म विचार का, थियोलॉजी का जो क्षेत्र हो सकता है, मैंने राजनीति, आर्थिकता और इसकी अगर बात करें तो जो गुरु नानक के साथ डिस्टिंक्शन भी है और एक किस्म की हमें दिखाई भी देती है कि कॉन्टिन्यूटी जहाँ पे हो सकती है। मान लीजिए कि कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में है तो सही एक ईश्वरवाद, लेकिन उसके अंदर की वो एकाग्रता, वो एक यूनिफॉर्मिटी, एक उसकी यूनिटी और एक लिहाज से बहुत सैद्धांतिक एक पुख्तगी उसके अंदर उस लिहाज में नहीं है जो कि एक ओंकार के डेफिनेटिव ऐलाननामे में अंदर जो हमें दिखाई देती है। दूसरे जो आते हैं हमारे पास बुद्ध मत और सांख्य और योग परंपरा से नाथ और सिद्धों का जो संप्रदाय है, नाथ योगी हैं। अब यहाँ पे एक किस्म की बगावत तो है, विद्रोह तो है समाज से, लेकिन वो समाज के अंदर ना होके समाज की परिधि से बाहर है। और इस लिहाज से, लेकिन दूसरी तरफ है कि वो लोक मानस में अगर लोगों को किसी का आसरा है तो वो इनके जरिए अपनी बात करते हैं, कि उनका कनेक्शन भी आम लोगों के साथ, श्रमिकों के साथ है उनका। गुरु नानक की जो बहुत प्रसिद्ध वाणी है और बहुत ज़्यादा एक किस्म की उसके अंदर सैद्धांतिकता है, वो है सिद्ध गोष्ठ। डॉक्टर जगबीर सिंह उसके अधिकारी विद्वान हैं, मैं आपसे आज्ञा लेके उसके बारे में एक दो बात कहना चाहता हूँ। वो ये कि गुरु नानक उसके अंदर उनको जो क्रिटिक देते हैं नाथ योगियों का,
कि भाई आप लोग यहाँ पे तो पहाड़ों पे जो चढ़े हुए हैं और बुरा कह रहे हैं आप उन लोगों को कि ये तो माया में हैं, ये औरत के संग में हैं, ये अपनी गृहस्थी कमा रहे हैं, ये तो लिप्त हैं, उनको कि जो तुम्हारे लिए अन्न उगाते हैं, जो तुम्हारे लिए अन्न पका के देते हैं, उनकी रोटी खाते हो, उनकी वजह से जिंदा हो, और उन्हीं को बुरा बोल रहे हो कि उनके पास धर्म कर्म नहीं है। तुम कहाँ हो? और तुम्हारी ये जो सारी की सारी ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं, ये दूसरे लोगों के किए हुए श्रम के ऊपर तुम्हारी भक्ति जिंदा है। आज के भी ये जितने धर्मगुरु चल रहे हैं, तो गुरु नानक उनको भी वैसे ही ललकार के कह रहे हैं। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि गुरु नानक के अंदर अब गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ के ऊपर आपको इतना बल और उसको निभाना और गृहस्थी होना को एक वैल्यू बनाया उन्होंने कि ये एक गुण है, सामाजिकता में रहना है। और जब गृहस्थी है तो आप ये समझ लीजिए कि औरत की हस्ती के बिना गृहस्थ की कोई परिकल्पना हमारे पास है ही नहीं। तो औरत का जो एक सेंट्रल लोकेशन है इस सारी की सारी वाणी में, वो गृहस्थ आश्रम की। आप पर्चियां ना गिनाएं मुझे। अच्छा, ये सवालों वाली हैं, वो ठीक है, मैं डर गया बीच में। तो ये जरा हम लोग इस बात को देखें कि ये चीजें कैसे जुड़ रही हैं। लेबर, श्रम, गृहस्थ, औरत। और गुरु नानक अब ये कह रहे हैं कि गृहस्थ के अंदर सन्यासी होके दिखाइए। ये है गुरु नानक का जो मेथड है कि वो इनको अलग अलग नहीं छोड़ रहे हैं। अगर गुरु अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हमारी जो राज्य की परिकल्पना है वो है हलेमी राज्य, विनम्रता का कोई राज होगा। विनम्रता का तो प्रतिकार होता है राज्य बनाना या राजा होना। तो हमें एक ऐसा राज चाहिए जो खुद विनम्रता का राज हो। इसको आप बेगमपुरा, अमरपुरा, बुले शाह का जो है प्रेम नगर, वो भी कहते हैं कि प्रेम नगर के उल्टे चाले। तो ये हलेमी राज के भी जो चाले हैं ये उल्टे हैं। तो आप इन लोगों की एक सांझ इनके द्वारा दिए गए इन यूटोपियन कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी देख सकते हैं कि इस यूटोपिया जो उन्होंने अपने अपने खड़े किए हैं, उसके अंदर एक आदर्श समाज, आदर्श राज की परिभाषा या एक विजन उन्होंने कौन सा दिया है, और वो किस तरह से एक प्रतिकार करता है कि जो उनको रियलिटी जिसमें कि वो रह रहे हैं। ये मैं आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बात, आप इसको जिस भी क्रम में रखना चाहिए वो मैं कहना चाहता हूं। नाथ योगियों के साथ ये मसला था। ये मसला रामानंदियों के साथ नहीं था। रामानंदियों में कबीर भी हैं, रविदास भी हैं, इनके अंदर एक गृहस्थ का जिक्र है और एक दूसरे के साथ मिलके रहने का भी जोर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इन चीज को गुरु नानक ने आगे बढ़ाते हुए एक और सैद्धांतिक उसको पुट और दिया, उसको और तगड़ा किया कि रामानंदी संप्रदाय से और सारा कुछ उसमें है। बहुत सारी बातों में वो सिखों से पहले काफी काम कर चुके हैं गुरु नानक के आने से पहले, लेकिन उसके अंदर सामाजिक गतिशीलता, समाज के अंदर पूरा दखल देके उसको बदलने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की और लोगों को साथ लेके चलने का अभी कोई ज्यादा हमें कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिलता। बड़े छोटी छोटी सी कुछ चीजें या कुछ लिखित में कुछ हैं, लेकिन वो हमें किसी सामाजिक रचना के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा आगे मदद नहीं करती हैं। तो गुरु नानक, याद करिए कि वो सिर्फ यही नहीं करते हैं कि लिखते हैं या गाते हैं, वो करतारपुर बसाते हैं, जहां पे वो खुद खेती करते हैं। वहीं पे मैं उसको कहना चाहता हूं कि वो एक पहला कम्यून है शायद पंजाब का या भक्ति मूवमेंट का उस लिहाज से, जो कि श्रम के ऊपर आधारित है। और ये जो चर्चा होती थी वहाँ पे, वो एक किस्म की, मैं उसको मानता हूँ कि वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी कि जिसके अंदर लोगों को ये आगे उनको आना रहे। अब दूसरा एक सवाल इसके अंदर जो जुड़ता है वो है साझीवालता का। मैं आपसे विनम्रता से ये अनुरोध करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि पंजाब की अगर दुनिया की सभ्यता को कोई, अगर उसका कोई योगदान है, वो शायद एक शब्द या एक संकल्प या एक टर्म में है, वो है साझीवाल होना। हम भाई साझीवाल हैं। साझीवाल का मतलब है कि मेरी आपसे साझ है, बुनियादी तौर पे साझ है कि आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, या इस लेवल पे भी साझ है कि हम इस सारे इस धरती पे हैं, उसके अंदर सारी स्पीशीज और जीनस और ये सब आ जाते हैं।
एक बहुत ही इकोलॉजिकल विजन है ये, उस लिहाज से अगर मैं देखूं। अब सांझ के उस शब्द को आप बनाते जाइए तो ये समता तक आता है। मैं कहूंगा कि ये आगे समाजवाद तक जाता है, यहां तक जाता है कि जब गदरियों ने पार्टी खड़ी की अपनी, गदर पार्टी वालों ने, एक तो गदर पार्टी थी, उसके बाद उन्होंने 17 के बाद एक पार्टी खड़ी की, उसका नाम उन्होंने सांझीवाल पार्टी रखा। सांझीवाल को वो कम्युनिस्टों की सेंस में ले गए कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहा, सांझीवाल पार्टी कहा। मैं हैरान हूं कि गदरियों के अंदर सिख एक पूरे आधुनिक दौर में वो पूरी एक साम्राज्यवाद विरोधी पॉलिटिक्स जो वैंकूवर और अमेरिका से होते हुए जापान, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस से होते हुए भारत में अंदर वो जिस तरह से प्रणव करने के लिए आए हुए थे, कि वो किस तरह से सिख आंदोलन की इस वैचारिक भूमि को एक नई पॉलिटिक्स के निर्माण के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सबक है जो हमारी आधुनिकता के जो लीवर्स हैं उसकी कॉन्टिन्यूटी, एक बहस को भी वो आगे की सेंस में दिखाता है। और जो मैंने आपसे कहा कि रिलीजन इज लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, तो वो इसका जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है गदरियों का, वो भी सिख मूवमेंट की हमें इस एक आंतरिक गति को दर्शाता दिखलाता है। सांझीवाल शब्द आता है गुरु अर्जुन साहब में, कमाल का शब्द है वो। मैं आपको वो लाइन कहना चाहता हूं, और इसको आप यूं समझिए कि सिख होने का बुनियादी सूत्र उन्होंने, सामाजिक सूत्र उन्होंने इसमें दिया है कि सिख है कौन। वो कहते हैं कि सब है सांझीवाल सदान। दो तरह से इसको कहा जा सकता है कि सारे सब है सांझीवाल हैं, सदा के लिए। देयर इज नो एक्सेप्शन इन टाइम और इन प्लेस। आप ये नहीं कह सकते कि यार यूं तो हम सांझीवाल हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम तुम्हारी टांग तोड़, जो अक्सर हम लोग यही कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भी है और सब चल रहा है, ग्लोबल विलेज है और सब चल रहा है, और उसमें ईरान युद्ध भी चल रहा है, और 165 बच्चियों की शहादत भी मेरे सीने पे खड़ी है। उस दौर में हम जिंदा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सब है सांझीवाल सदान, तू किसे न दिखा बाहरा जियो। तुम किसी के लिए भी पराये या बाहरी नहीं हो, तुम सबके साथ हो। सांझीवाल होने का, और इसके अंदर जो दूसरी बात है कि सांझीवाल तभी होगा जब मैं दूसरे की हस्ती को एक्नॉलेज करूंगा, तभी सांझ होगी। अगर वो सब हम एक ही हैं तब सांझ क्या हुई? तब तो ये शब्द एक तरह से नकारा शब्द है। अगर वो सिर्फ एकात्मकता ही की ही बात है, एकात्मकता के सूत्र को वैरायटी में, डाइवर्सिटी में से जोड़ना है, ये दोनों एक तरह से रहेंगी नॉन डुअलिज्म के अंदर, जिसको हमें रखना है। तो सांझीवाल दूसरे की हस्ती को पहले मान के चलता है और फिर उसके साथ अपने आप को एक लिहाज से जोड़ लेता है, संजोग उसका कर लेता है। इसका जो सांस्थाई आधार जो खड़ा किया गया कि वो संगत में है, सब लोग एक संगत में होंगे, कीर्तन के जरिए होगा, और लंगर जो बनाया जाएगा, और लंगर पहले छकना है, उसके बाद किसी से भेंट होगी। और जब बादशाह अकबर दरबार में आते हैं गुरु अमरदास जी से मिलने, तो ये रहेगा सिख आंदोलन के क्रेडिट में ये बात रहेगी कि ये कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले सभी के साथ बैठ के आप लंगर छकिए, उसके बाद ये भेंट हो पाएगी। और लंगर में सभी जातियों, वर्णों, धर्मों, ये सबको एक साथ में वो बैठ के करना होता था। तो इस लिहाज से एक तरह से ये कास्टलेस सोसाइटी या एक सांझीवाल सोसाइटी बनाने की, या वो एक वर्कशॉप की सेंस में भी उसको एक सिखलाई के तौर में भी हम लोग ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो थी, मुझे मोटे तौर पे गुरु नानक का जो विजन मेथड और जो गुरु बाकी गुरुओं में जो आगे चला, तो ये वहां से आता है। अब जो आगे का एक सवाल है बहुत बड़ा, कि गुरु ग्रंथ साहब इस बात की आर्ग्यूमेंट देता है, वो एक बहस सामने लाता है कि हम ब्रह्म का जिक्र करेंगे, लेकिन हम किसी क्लासिकल भाषा में नहीं करेंगे, ना संस्कृत में, ना फारसी में, ना अरबिक में, लोक भाषा में होगा, देश भाषा में होगा, वर्नाकुलर्स में होगा। और इन वर्नाकुलर्स में उससे पहले कोई खास साहित्य तो था नहीं,
ये आम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अपनी जिंदगी की बातें करने के लिए करते थे, लोक का एक काम था। और अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं जहां पे कि पंजाबी काव्य शास्त्र या पंजाबी साहित्य या पंजाबी चिंतन बाकी हिंदुस्तान के चिंतन से एक फासला अपना खड़ा करता है, और बड़ा गंभीर फासला और बहस और एक ध्रुव खड़ा करता है, वो ये कि बाकी जगह पे शास्त्र और लोक दोनों विद्यमान हैं। हिंदी साहित्य में तो ये बहुत बड़ी बहस है, शास्त्र कितना है, लोक कितना है, पहले कौन है, बेहतर कौन है, क्या नहीं है। ठीक है, वो उसकी बड़ी ज़रूरत है, और क्योंकि वो उसका एक आधार है, उस समाज के अंदर की जो संरचना है उसके अंदर उसका एक दखल है, वो होना ही चाहिए। पंजाब के अंदर शास्त्र का दखल नहीं है, लोक से शास्त्र का निर्माण किया गया है। और जो ये तबके, जो श्रमिक तबके थे, जो अपने लिए जूझ रहे थे एक सम्मानजनक हस्ती के लिए, अपनी रूहानी आज़ादी के लिए, अपने रूहानी हकों के लिए, मोक्ष के हक के लिए, ब्रह्म को याद करने के हक के लिए, उसके बारे में अपनी समझ रखने के लिए, उसको अपनी समझ से और एक नया, एक बेहतर समाज कैसे बने, इसके लिए उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस और अपने सिद्धांत को एक साथ चला के रखा। इन दोनों को जोड़ के देखने की जरूरत है। और प्रोफेसर किशन सिंह पंजाब के, मैं कहना चाहूंगा 20वीं सदी के पंजाब के कुछ बहुत ही मेधावी आलोचकों में, चिंतकों में वो रहे, मार्क्सवादी थे। और उनका काम बहुत लिहाज से मैं मानता हूं कि लोहिया जी के नज़दीक आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा उनका काम है, और बाकी वो उसको एक बहुत गहरी एक मार्क्सिस्ट कंस्ट्रक्शन उनकी वो जो खड़ी करते हैं। उनका ये कहना है कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो भक्त भट्ट और गुरुओं की वाणी है, इसको आप ये ना समझें कि ये कोई जो पॉलिटिकल टर्म है कि ये कोई संयुक्त मोर्चा नहीं है, सिर्फ ये यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, ये एक पार्टी है, ये सब एक हैं इस मामले में, क्योंकि उनको जिस तरह से रखा गया है। अब मैं जैसे आपको एक मिसाल दूं, कबीर साहब सबसे ज्यादा गिनती में उनके रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारे भक्तों में से, लेकिन कबीर साहब की रचनाओं के अंदर में से जो सिलेक्शन किया गया है, उस अगर प्रक्रिया की तरफ हम ध्यान दें, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट्स ही मैं दूंगा, उसी से अभी आप सब्र कीजिएगा। बाकी लंबी बात अगर कभी करने की जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अलग से वैसे भी होना चाहिए। वो ये है कि पहले तो कबीर साहब की वो रचनाएं ली गई हैं जो कि प्रॉपरली निर्गुण तत्व वाली हैं। उनके अंदर जो थोड़ा बहुत सगुण का कहीं पे लगता है कि मसला है, वो छोड़ दिया गया है, और ऐसे भक्त भी सारे छोड़ दिए गए हैं जो कि सगुण परंपरा के थे। ये एक लिहाज से जो हम ये आर्ग्यूमेंट अब देते हैं, मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, वो एक बात है कहने के लिए कि निर्गुण और सगुण को हम लोग इतना अलग अलग करके ना देखें, इनके अंदर काफ़ी ओवरलैप है। मैं इसको एक एविडेंशियली तौर के ऊपर मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन विचारधारात्मक तौर के ऊपर इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन है, और गुरु ग्रंथ साहब उसका हमें सबसे बड़ा प्रमाण देता है। सिलेक्शन के अंदर ही नंबर 1 कि कबीर को लिया गया है, लेकिन वो सगुण प्रभाव वाली या सगुण छाया वाली जो कृतियां हैं उनकी, उनको उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। फिर दूसरे, कबीर साहब के अंदर, अब ये कोई लुकी छिपी बात तो है नहीं, उसके अंदर जो औरतों की निंदा है वो मतलब वो एक फैक्ट है। ऐसा एक भी वाक्य तक गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिया गया है कि ये हम नहीं करेंगे। यहां पे भी आप गुरु नानक की और गुरुओं की जो जेंडर को लेके, स्त्री को लेके जो समझदारी है, आप जरा उसके ऊपर उनकी पहरेदारी को देखिए। तीसरा है कि एक गहन सामाजिकता है गुरु अर्जन देव या सिख गुरुओं की वाणी के अंदर, के नहीं है ये समाज के अंदर ही सारा कुछ। तो कबीर साहब के अंदर जो हठ योग की बहुत सारी बातें हैं, जहाँ पे वो औरत को माया भी, नागिनी कहते हैं, गृहस्थ को माया भी कहते हैं, और इससे कई बार वो दूर भी भागते हैं, कई बार इसकी महिमा भी करते हैं, तो वो नहीं ली गई हैं। बल्कि उसके अंदर अगर मैं बैठा बैठा जो नोट कर रहा था कि कबीर साहब जैसे एक जगह पे कहते हैं कि भाई बुरे आदमी की संगत नहीं करनी चाहिए, अधर्मी की संगत नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, ये लोग खराब करते हैं। उनका ये श्लोक आता है कि कबीर साख्त संग ना कीजिए,
दूरह जाइए भाग, बासन कारो परसिय। अगर काले बर्तन में आप किसी को खाना परस के देंगे तो कुछ लागे दाग, तो उसके ऊपर काले दाग तो लग ही जाएंगे, इनकी संगत से बचिए। गुरु अर्जन देव इसको शामिल भी कर लेते हैं और क्रिटिक भी देते हैं। आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं, वो भी हैं, हम भी हैं, बीच में रहेंगे और बदलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये एक इसके अंदर जिस किस्म की एक दिखने में वो बड़ी सादा सी बात लगती है कि भाई सबके साथ रहना चाहिए, सब साथ होते हैं, लेकिन इसके अंदर जिस किस्म की एक उन्होंने जिस हक के साथ और जिस सादगी के साथ इसको कहा है कि कबीर धरती साध की, खुद को कबीर कह के इसमें कहा है गुरु अर्जन देव ने, कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाह, लेकिन उसके मध्य में तस्कर किस्म के लोग, अपराधी किस्म के लोग बैठे हुए हैं, दोनों हैं। ये धरती साधु की भी है लेकिन उसके अंदर तस्कर भी हैं। डायलैक्टिकल आप जरा देखिए यूनिटी वो कैसे रख रहे हैं, धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाह, लेकिन उनका कोई वजन नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, धरती उनके साथ बड़ी प्रसन्न है वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं। और फिर वो जैसे फरीद साहब हैं, फरीद साहब की वाणी के अंदर जो दुख है वो एक तात्विक किस्म की हस्ती रखता है कि आप इसी के साथ पैदा हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत छींच गए हैं, किसी भी दिन आ जाएगा, बाल मेरे पक गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और या धरती ऐसी है। वो एक उनका एक अपना मोड है जिसमें से वो फरीद साहब बात करते हैं। अब गुरु अर्जन साहब को ये लगता है कि इससे एक ये प्रभाव जा सकता है कि यार धरती उड़ती ऐसे ही होती है, तो कुछ दरवेशी तो धरती से थोड़ा ऊपर उठ के ही हो पाएगी, उस तरफ एक आदमी को नहीं जाने दिया गया है। तो उसका वो जवाब क्या देते हैं कि ये ऐसी धरती नहीं है जितनी कुरख्त कईयों को लग सकती है। वो कहते हैं कि ये तो रंगली धरती है, फरीदा भूम रंगावली मंज विसूला बाग। ये इतना रंगारंग भरी धरती है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है कि इसके बीच में एक विशैला बाग है, विष है उसमें। अब वो गार्डन ऑफ ईडन के अंदर का जो सर्प है वो भी है, तो ये कहना कि इसके अंदर सेमिटिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो है भाई, अगर यहाँ से लेना है। जो नर पीर निवाजया तिना अंच ना लागा, लेकिन जो अपने गुरु के साथ हैं, ज्ञान के साथ हैं, उनको ये भा नहीं लगेगी। और फिर वो बार बार इसका जो जिक्र है कि फरीदा उम्र सुहावड़ी, अरे ये तो बड़ी सुहावनी उम्र है। रमाशंकर जी के ऊपर कुछ वैसी ही उम्र मुझे दिखाई देती है। फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवन्नड़ी देह, बहुत प्यारे रंग की तुम्हारी देह है सुवन्नड़ी। विरले केई पार आए आन जिना प्यारे ने, जिनको दूसरे के साथ प्यार है वही इसमें से पार निकल पाएंगे। तो सामाजिकता का एक तो आप इसको देखिए, इस सामाजिकता को फिर गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा बनाया उसके अंदर, मैं अगर इसका एक सिम्योटिक इन्वर्जन आपको दिखाई देता हो तो मैं सीधे बोल देता हूं कि उसके अंदर सिखों को यह कहा गया है कि भाई केश नहीं कटाने। अब ये नाथ जोगियों के अंदर था कि सन्यासियों की जटाएं इतनी बड़ी होती थी, कटाने उनको भी नहीं होते थे, लेकिन वो लोग धोते भी नहीं थे, संवारते भी नहीं थे, इससे अलग रख के वो जटाएं अपनी इतनी बड़ी कर लेते हैं। तो सिख को या खालसे को यह कहा गया कि बाल तो नहीं काटने हैं, जूड़ा भी बांधना है वैसे ही, लेकिन साथ में एक कंघा भी दे दिया गया है, कंघी, कि इसको लेकिन आजाद नहीं छोड़ना है, इसको संवार के रखना है, क्योंकि आपको इसी समाज में रहना है, ये आपको करना होगा। आप पांचों ककारों को सिर्फ ये ना देखिए कि ये कोई अलगाव है, बहस है, एक इस सारी की सारी जो सैद्धांतिकी है उसको कुछ सिंबल्स के जरिए आपके नजदीक वो ले आए हैं। इस लिहाज से इसके अंदर गजब का जो सृजनात्मक एक पहलू है, मैं उसके लिए भी अभी मैं मानता हूं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अब दीजिए, इसके बाद भी एक 10 मिनट वाली भेजिएगा। बहरहाल तो ये करते हुए अब इस बात पे आइए कि लोक भाषा का जिक्र मैंने पहले किया। लोक भाषा के मटेरियल बेसिस क्या हो सकते हैं, वो हमारे सामने इसी दौर में क्यों आते हैं, उसका भी हमें एक उल्लेख मैंने किया थोड़ा सा।
अब लेकिन अगला जो काम था कि लोक भाषा के अंदर विचार की बात करनी है। क्यों? आप सबसे पहले जिन लोगों की सामाजिकता को, साझीवालता को, जिनके साथ रहने को आपने एक आदर्श बताया कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, 4 दर्जे गुरु नानक ने दिए हैं कि नीचों के अंदर की भी मैं नीच जात हूं, नंबर 1। बल्कि नंबर 2 फिर वो दृढ़ करवाते हैं कि नीची हूं। फिर उसको वो अल्टीमेटली, मैं तो कह रहा हूं कि उसको बुलंदी पे ले जाते हैं। अब जनता कैसे समझ ले कि अत नीच, मतलब इन शब्दों की सारा इनको सर के बल खड़ा कर दिया। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। कोई बड़ों बड़ों के साथ हमें नहीं रहने के कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है, मैं इन्हीं के संग साथ हूं। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि संग साथ को साझीवाल शब्द के साथ जरा जोड़ के देखिए। सब साझीवाल सदायन तू किसे ना दिखा बाहरा जियो। आगे फिर वो चलते हैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इसको वो यूं लेके आते हैं कि जिथे नीच समालियन, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में नीचों को संभाला जाता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम होते हैं, तिथै नदर तेरी बख्शीश, वहीं पे तुम्हारी नजर है मेहर की, वहीं पे तुम्हारी बख्शिश है, वहीं पे ही तुम विराजमान हो। ये ना कोई समझ ले कि किसी समाज के अंदर आप किसी को नीच 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 कह के एक तरफ भी करे रखेंगे और दूसरी तरफ आपका यज्ञ भी चलता रहेगा और आप भी सबसे ज्यादा धार्मिक भी बने रहेंगे। गुरु नानक इस किस्म की धार्मिकता को उसके सामाजिक आधारों के ऊपर रद्द करते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस किस्म की एक घेटोइजेशन को वो लगातार उसको एक पर्सपेक्टिव को वो सामने रखते हैं, उसको एक किस्म की घेटोइजेशन में इसको बाड़ाबंदी कह लें, बाड़ाबंदी से भी बचते हैं और उसको वो एक यूनिवर्सलिस्ट बहस के प्रतिमान के तौर के ऊपर भी सामने रखते हैं। अब इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है कि मुसलमानों के साथ इस्लाम के साथ क्या संबंध था, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मतलब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भक्त नामदेव जी की, संजय जी खुद महाराष्ट्र से आते हैं, मेरा ख्याल वो भक्त नामदेव ही हैं जो कि अल्लाह की उस्तत में एक शब्द है, मैं आपसे कह सकता हूं कि उससे बढ़िया हमद आपको और शायद ही कहीं मिले। फिर साहब तुसी मेरी मदद करना हो, अल्लाह पाकम पाक है, ये उसको आप अगर पढ़िएगा और उसकी जो शब्द कीर्तन में जब इसको गाया जाता है, आपको यूं लगेगा जब वो शुरू करते हैं कि वो पहले जैसे अजान देते हैं वो उस किस्म की ध्वनियाँ हैं, अल्लाह वाला, वो सारा इस तरह से शुरू होता है। गुरु अर्जन साहब इसको स्थिर कर देते हैं। मैं हैरान हूं कि एक जो मैंने आपसे कहा नॉन डुअलिटी का, अद्वैत का, साझीवाल होने का जो एथिक है, जो उसकी एक नैतिक उसार है, उसको अब उन्होंने जिस सादा जुबान में, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं ये कोई बहुत बहुत किसी क्लिष्ट ढंग से नहीं कही गई हैं गुरुवाणी में, बहुत साफ जैसे पैम्फलेट लिखा जा रहा हो ऐसे सामने आती है। लाइन सुनिए आप। पहली लाइन थी कि तू सब साझीवाल सदायन तू किसे न दिखा बाहरा जियो। दूसरे शब्द में वो कहते हैं ना को बैरी ना ही बेगाना। यहां पे वो ये जो द्वैत दूसरे धर्मों के साथ हो सकती है, जो आज हमारे देश के अंदर एक्चुअली बहुत फल फूल रही है, तो भारत इसी द्वैतकारी का ही नाम हो चल रहा है ऑलमोस्ट। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। बने आई शब्द के ऊपर जरा गौर कीजिए, मेरे अंदर बहुत बाद में जाके ये रोशन हुआ। बने आई वो आसानी से भी इसको कह सकते थे, ना को बैरी ना ही बेगाना, हमको सगल संग रहनाई, बस हो गया। बने आई क्यों कहा गया? बन आई कहा गया कि ये इसको किसी भी स्तर के ऊपर इसका उल्लंघन सिख को बर्दाश्त नहीं है। अगर आप दूसरों को बैरी और बेगाना मानेंगे और सगल संग रहने के एथिक के ऊपर अगर आप निभने से नहीं पूरा उतरते हैं, तब आप सिख नहीं हैं, क्योंकि सिखों के ऊपर तो ये बन आई है
इट इज द इंपेरेटिव, इट इज द मॉरल इंपेरेटिव। इसके बिना आप सिख नहीं हैं। ये एक किस्म का प्री रिक्विजिट है सिख होने के लिए कि भाई आपको सबसे पहले क्या सगल संग होके रहना आता है। और ये सगल संग में वो पहले ये कहे आए हैं कि हम वड्या से हो क्या कोई रीस, उनके साथ हमें रहने में कोई सगल संग हम नहीं मानते। वो नीचा अंदर नीच जात के अंदर हमें सगल संग और इनके साथ रहना है, और कोई बैरी और बेगाना हमारे साथ हमारे लिए नहीं है। ये मुझे ख्याल आता है कि सन 1920 में अकाली मूवमेंट के दौरान सरदार मंगल सिंह एक मैगजीन चलाना चाहते थे। कमाल उन्होंने उसका नाम रखना चाहा था, नाम था मेलू। मेलू मतलब जो मेल कराने वाला। और वो बोलते थे कि मेलू इसलिए कि इस देश में सिखों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा रखें। ये हमारे ऊपर ये सिख धर्म का या सिख आंदोलन का मतलब आज के दौर में इतना है कि ये काम हमारा है, ये और किसी का नहीं है। इन दोनों को तो नहीं साथ में रहना आता, ये भी वो इसके अंदर तय है। इन्होंने बार बार इसको डिफीट किया है। हमें इस लड़ाई को बना के बचा के और इसको आगे ले जाना है। इसके बिना हिंदुस्तान का तसव्वुर जो है वो हम उसको कायम नहीं रख पाएंगे। ये एक बात रही। और जब लोक विचार आप यूं करते हैं तो आप आम साधारण लोगों को पहली बार विचार के अंदर शरीक होने का एक मौका प्रदान करते हैं। बात मैं अपनी इसलिए निपटा दे रहा हूं कि इतना भी अब मित्रों के ऊपर अत्याचार ठीक नहीं है। वो ये कि 3 स्तर के ऊपर आप देखिएगा, उसके अंदर मैं एक जो सवाल है कि गुरबाणी का, गुरुओं का जो कार्य क्षेत्र है वो सारा हिंदुस्तान है, वो सारे हिंदुस्तान को संबोधित हैं। गुरु नानक उसके सारे भूगोल की यात्रा भी करते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, ये सब लोग इस तरह से बार बार उन जगहों पे जाके चीज़ों को सुदृढ़ करते हैं। और फिर ये कैसे हुआ कि सारे के सारा जो सिख आंदोलन है ये बुनियादी तौर पे पंजाब तक ही सीमित कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में एक बात करते हुए इसका मैं उल्लेख करके फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, एक हमें एब्स्ट्रैक्ट यूनिटी दिखाई देती है। मैं सिर्फ अभी 3 हस्तियों के नाम लेता हूं, वो 3 अलग अलग प्रवृत्तियों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर हम उनको ले लें, एक टाइपोलॉजी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक ही हैं जो कि एक्टिवली बाबा फरीद की बाणी के सही स्वरूप को खोजते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो उनकी एक बाजू पे बाबा फरीद हैं जो उनसे 200 साल पहले हो चुके हैं। हम मानते हैं कि 100 साल पहले हुए कबीर गुरु नानक से, लेकिन कबीर की बाणी को जिस तरह से इकट्ठा किया लाया, जो उनके साथ एक रवायत जोड़ी जाती है, तो दूसरी बाजू के ऊपर कबीर हैं और इन दोनों को मीडिएट कर रहे हैं गुरु नानक। ये 3 लोग हैं जिनको मैं मानता हूं कि पंजाब का जो खित्ता है, जो रीजन है, अफगानिस्तान से लेके सिंध तक जो चलता है, उसकी अगर वैचारिक बुनियाद किन्हीं लोगों ने रखी है जिसको हम पंजाब कहते हैं, तो वो फरीद, कबीर और गुरु नानक की साझा ये उनकी अमानत है, ये जो खित्ता है। और इस लिहाज से अपने से पहले हुए का जो क्रिटिक इन लोगों ने दिया है, तो इस खित्ते की संकल्पना उन्होंने एक उस क्रिटिक को कॉन्क्रिटाइज वो यहां पे होता है। कबीर साहब का जितना दखल पंजाब में है वो मतलब वो कभी मैं बताने बैठूंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये बनारस तक ही महदूद होने वाली बात नहीं है। मेरे अपने गांव के गुरुद्वारे के माथे पे कबीर साहब का श्लोक होता था कि सूरा सो पहचानियाँ जो लड़ाए दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरें कभू न छाड़ें खेत। मतलब खुद मेरे अंदर जो एक प्रोटो वामपंथ नाम की कोई शाय अगर होती है तो वो इस एक बार बार इस श्लोक के सामने से गुजरते और हर बार मैं रुक जाता था। तो वो कबीर हमारे गांव देहात के अंदर बहुत गहरे बैठे हुए हैं, उसको किसी अलग ढंग से ना देखा जाए। तो एक तो इन तीनों की एब्स्ट्रैक्ट यूनिटी है, गुरु नानक इसके सूत्रधार हैं। 17वीं शताब्दी के शुरू में ये जो अमूर्तन एकता है, अब वो एक सांस्थाई रूप ले लेती है आदि ग्रंथ की संपादना और उसके वहां पे प्रकाश होने से, कि अब वो उसको हम माथा टेकते हैं तो अब वो हमारे गुरु प्रॉपर हो गए। ये दूसरा स्टेप है, बहुत बड़ा है। तीसरा स्टेप है
गुरु गोबिंद सिंह की जो खालसा फौज बनती है और बंदा बहादुर फिर उसको लेके जिस तरह से मुगलिया सारे के सारे प्रशासन के साथ और सामंती हिंदू राजाओं, राजपूत राजा जो थे, पहाड़ी राजा, इन दोनों का अलायंस था। उसको अकेले मुगलों के खिलाफ कहना गलत है। इन दोनों के अलायंस के खिलाफ ये एक मुक्तिकामी लिबरेशनरी फौज थी जो लड़ रही थी। यहां पे आके ये एक ऐतिहासिक ताकत में, वो जो अमूरत यूनिटी है वो अब एक ऐतिहासिक ताकत में परिवर्तित होती है। कैसे कि एक तो उसके अंदर बाकायदा सिख आंदोलन में से आया हुआ खालसा एलिमेंट है, सेंटर में आप उसको मान लीजिए। उसकी एक बाजू पे सन्यासी, रामानंदी, बैरागी संप्रदाय के लोग हैं जो उस लश्कर का हिस्सा हैं। वो उसके लिए राज दरबारों के अंदर जासूसी कर रहे हैं, वहां पे राजाओं के ऊपर ये बात बोल रहे हैं कि आप बंदा बहादुर का साथ दीजिए। राजा नहीं दे रहे हैं, वो मुगलों के साथ हैं। फिर ये उनके सैनिकों को कहते हैं कि तुम लोग तो आओ इधर। वो भी बहुत कम गिनती में आते हैं, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं, मतलब वो एक फ्लैंक ऐसे काम कर रहा है। और इस बात को जो नहीं कहा जाता है कि उसी फौज में पीर बुद्धू शाह और पीर भीखन शाह दोनों के 500-500 की गिनती में जो उनके मुरीद हैं वो भी इस खालसा फौज का हिस्सा है। अब पता ये चला कि ये सूफी रेडिकल मुसलमान, रेडिकल हिंदुइज्म के जो बैरागी, रामानंदी, सन्यासी संप्रदाय के लोग और खालसा फौज, ये तीनों की एक साझा पार्टी है, यूनाइटेड फ्रंट है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लड़ रहा है। पॉलिटिक्स, फिर आप लोहिया जी को जरा याद कीजिए। अब वो लड़ाई बाकी हिंदुस्तान में ना गई, वो फोकस हो गई सारे पंजाब में 18वीं शताब्दी 1720 तक, 1715 तक, फिर उसके बाद तक। और आप ये पाइएगा कि प्रोफेसर किशन सिंह पंजाब की डिस्टिंक्शन को बताते हुए ये कहते हैं कि पंजाब एकमात्र ऐसा खित्ता है सारे हिंदुस्तान में, आ जाइए अरुण जी, कि जहां पे निर्गुण भक्ति लहर एक सैन्य आंदोलन तक पहुंचती है और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सूरत में वो एक अपने स्टेट फॉर्मेशन करने में कामयाब होती है। बाकी हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश निर्गुण भक्ति लहर अलग अलग कास्ट सब ग्रुप्स के लोगों तक महदूद हो गई। वो एक कंजर्वेटिव पॉपुलर रिलीजन तक रह गई। उसके अंदर में से वो संभावनाएं जो हैं वो किस तरह से ना आगे ले जाई जा सकी, और जो वैक्यूम पैदा हुआ उसकी वजह से, और पंजाब के अंदर लेकिन आपको उस सारी प्रोसेस की कॉन्टिन्यूटी, एक समाजचारे, उसके इतिहास, उसकी राजनीति के अंदर वो आपको दिखाई देती है अपनी सारी मुश्किलों के साथ। अब बहुत हुआ, समाप्त मैं बस कर चुका हूँ। हाँ, मैं आपकी बस आखिरी मैं एक बात कह लूँ अरुण जी। देखिए, मैं मेरी अपनी रिसर्च में से ये बात जो मैंने निकाली है कि पंजाब के इतिहास के अंदर 3 कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज हैं जो एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स खड़ा करती हैं, जो पंजाब की हिस्ट्री को मूव करने का एक अंदरूनी लीवर है उसकी सेल्फ के अंदर। वो हैं आशिक, शहीद और खालसा। ये तीनों, मतलब मैं अगर आशिक को देखता हूं तो भी मुझे खालसा दिखाई देता है, शहीद इन दोनों को मीडिएट करता है। और बड़ी मिसालें मैं इसकी दे सकता हूं पंजाबी साहित्य से, इधर से उधर से, लेकिन सिर्फ मैं अपने आप को महदूद रखूंगा गुरु ग्रंथ साहब के हवाले के अंदर। कि फरीद साहब कहते हैं कि दिल मोहब्बत जिन से सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा। ये जब इसको आप पाइएगा कि सच्चा वही होगा, सत्य का अनुसंधान वही कर पाएगा जिसके दिल के अंदर मोहब्बत का वास है। ये पहली बात है। मोहब्बत अब साझीवालता का एक इमोशनल, उसका एक भावनात्मक किस्म का एक उसार है, उसके ज़रिए हमें रास्ता उससे मिलता है। इश्क की सारी बातचीत रेडिकल सूफिज़म की इसके ज़रिए, मंसूर के ज़रिए वो आगे आती है। दूसरी आप ये देखिए कि कबीर साहब इस बात को अपने तौर पे कैसे कह सकते हैं, और ये फिर गुरबाणी में है। कमाल है कि कबीर जो तोह साध पिरम की, अगर तुम्हें प्रेम को साधना है कबीर, तो शीश काट कर गोए, तो सिर को काट के उसकी गेंद बना लो।
खेलत खेलत हाल कर जो कुछ होए तो। अब उसको फिर खेलने दो, वो अब चले, उसके ऊपर हॉकी और ये स्टिक्स लगे तो देखो अब इसको क्या है। गुरु नानक अब इसको साधना को वो खुद प्रेम खेल में बदल देते हैं। किस तरह से वो इसकी जमीन के ऊपर खड़ा करते हैं कि जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ। यहां पे आके उन्होंने काम कर दिया, फरीद साहब इसमें आ गए सारे कि सिर धर तली गली मुरियाओ। फिर उनको ये पता है कि मैं जिन लोगों के साथ बात कर रहा हूं, साधारण लोगों के साथ, इनको एक बार कहने से बात समझ में नहीं आती। तो फिर वो उसको दोबारा से दोहराते हैं, वो कहते हैं कि इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दी जाए, कान ना की जाए। ये ऐसा रास्ता है कि अगर इसके ऊपर पैर रख लिया तो सिर देना तो देना, लेकिन पीठ नहीं दिखाना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि किसान मोर्चे को आप ज़रा याद करिएगा 2020-21 में, उसमें आपको यही साझीवालता, यही एक सगल संग होने का एक एथिक और रेजिस्टेंस और उसके खिलाफ खड़ी हुई ताकतों का जो जमावड़ा है, वो किसी भी लिहाज से हुकूमत और ये जो उसके साथ लेजिटिमाइजिंग श्रेणियां हैं सने मीडिया के, उसके खिलाफ साधारण लोग कैसे लड़ने आ गए और जीते। खालसा जब गुरु गोबिंद सिंह बनाते हैं तो हम लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस थे और उसकी ये एक बात बनती है। लेकिन मैं आपको इतना कह दूं कि कबीर साहब की एक लाइन है, वो भी गुरबाणी में है, कहा कबीर जन भय खाल से। कबीर वही लोग खाल से कहें कहलाए जाएंगे, प्रेम भक्ति जेह जाने। जो प्रेम भक्ति को जानता है या जानेगा वही खालसा कहलाने का हकदार है। अब आप ये पाइए कि खालसा की फॉर्मेशन के पीछे भी कबीर साहब की ये एक बात चल रही है और गुरु गोबिंद सिंह बाकी तो सारा कुछ करते ही हैं। मानस की जात सभा एक है पहचानबो के अंदर भी साझीवालता को उन्होंने दोबारा एक नए दौर के अंदर उसको मैनिफेस्ट किया। और ये कहना कि उनकी एक वाणी में आता है कि साच कहों सुन लेह सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये अभी सिर्फ मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, समय ज़्यादा लेते हुए और थोड़ा गुस्ताखी इन दोनों बुज़ुर्गों के साथ बैठ के जो मुझे करने की हक हासिल है। और लेकिन इसके ऊपर इसको हम लोग किसी आगे की बातचीत की एक पूर्व पक्ष के तौर के ऊपर हम इसको रखते हैं। ये आपके विचार के लिए हैं, इसके ऊपर कभी बातचीत का मौका मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सब लोगों का इतनी तन्मयता से सुनने में, मुझे बर्दाश्त करने में, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है, मैं आप सब के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद।